नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। आज हमारी उपस्थिति हुई है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज बाज़ार में और हमारे साथ जो शख्स है ये भाजपा के सिवान जिले के पूर्वी के प्रवक्ता हैं दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी, आपका स्वागत है चैनल में। मैं भी आपका स्वागत करता हूं। अपने भारतीय जनता पार्टी जिला पूर्वी इकाई की तरफ से आपके चैनल को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि भाजपा पूर्वी में 2 विधानसभा आते हैं, महाराजगंज और गुड़िया कोठी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है इस बार चुनाव में। हमारी तैयारी पूरे प्रदेश के अंदर हमने एक लक्ष्य तय किया है कि बिहार में 243 जो विधानसभा है उसमें हमने 225 विधानसभाओं का लक्ष्य जो है वह परिणाम लाने के लिए हमने तय किया है। और यह जो तय हुआ है वह एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के साथ बैठक कर यह तय हुआ है। और यह जिम्मेदारी जो है वह भारतीय जनता पार्टी को दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन गठबंधनों में सबसे बड़ी पार्टी है। जैसे आप बात कर रहे हैं एनडीए के गठबंधन की, तो अभी आपके गठबंधन में अगर हम प्रदेश से बात करें, अगर ऊपर से ही बात करें तो अनबन सी बन रही है। ऐसे लग रहा है कि जो रामविलास पासवान लोजपा जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं नाराज़ चल रहे हैं। क्या ये न्यूज़ सही है? देखिए, ये तो आप सभी लोग देखते हैं और ऐसा हमने नहीं देखा। हमने ऐसा, चूँकि हमारे बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन लोगों ने मिलकर इस गठबंधन को तय किया है। यह गठबंधन जो है हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता मिलकर तय करते हैं और जनता दल यू के राष्ट्रीय नेता मिलकर तय किए हैं, लोजपा के राष्ट्रीय नेता मिलकर तय किए हैं, हम के राष्ट्रीय नेता मिलकर तय किए हैं और रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा अपने दल के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने बैठकर ये तय किया है प्रधानमंत्री जी के साथ। इसलिए पूरे बिहार में एनडीए एकजुट है। अगर हम बात करें महाराजगंज की, तो महाराजगंज वर्तमान में जदयू के अंदर है और गुड़िया कोठी भाजपा के अंदर है। तो आपको क्या लगता है इस बार महाराजगंज से जो कैंडिडेट होंगे भाजपा के होंगे या जदयू के होंगे? ये तय अभी हमारे नेता ऊपर बैठकर करेंगे कि बिहार की 243 सीट है उसमें हमारे एनडीए में जो 5 दल है वो किसको कितनी सीट पर कौन लड़ेगा ये तो अभी तय ही नहीं हुआ। तो हमारी पूर्ववर्ती जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे कि हमारी जो पूर्ववर्ती व्यवस्था थी, क्योंकि यह सीट एनडीए भाजपा, आपके उस समय लोजपा इसके गठबंधन के हिस्सा नहीं थे, वीआईपी इसका हिस्सा था और हम पार्टी इसका हिस्सा था। तो उस समय यहाँ जो हमारे प्रत्याशी लड़ा वो हमारे यूपीए प्रत्याशी से, जो कांग्रेस के यहाँ सीट थी उनसे हम मात्र 1600 वोटों से मात्र चुनाव हारे थे। अच्छा, जैसे कि आपसे मैं जानना चाहेंगे 2020 के चुनाव की बात कर रहे हैं आप, तो जो आपके प्रत्याशी हारे थे तो इसमें आप किसकी गलती मानते हैं, एनडीए के कार्यकर्ताओं की या फिर जो प्रत्याशी थे आपके एनडीए के उनके व्यक्तित्व की? नहीं, इसमें हमारी वोट जो बिखरा, जो हमें वोट का एनडीए का बिखराव हुआ उसके चलते मात्र हम चुनाव हारे, क्योंकि हमारे साथ लोजपा यहाँ नहीं था और लोजपा ने अपना उम्मीदवार यहाँ खड़ा कर दिया जो कहीं ना कहीं भाजपा का ही उम्मीदवार था और वह लोजपा में जाकर चुनाव लड़ा, जिससे 18,000 वोट जो है यहाँ मिला। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को लड़ाया जिनको 5500 यहाँ वोट मिला। तो हमारे अगर वोट का बिखराव नहीं होता और हम एकजुट होकर लड़े होते उस समय, तो हम यह सीट जो है 20 से 25,000 से यह चुनाव हम जीतते। अच्छा, अब वर्तमान में हमारी उपस्थिति महाराजगंज विधानसभा के महाराजगंज बाज़ार की है। अगर हम बात करें महाराजगंज के विकास को लेके, तो आपको क्या लगता है इन 5 सालों में महाराजगंज के विकास की गति क्या स्थिर सी हो गई या फिर वही गतिमान के रास्ते पे है? बहुत से बदलाव हुआ है। आप अगर महाराजगंज की बड़े से बड़े और छोटे से छोटे विकास की अगर बात करें तो हम जहाँ खड़े हैं, जिस शहीद स्मारक में हम खड़े हैं,
इसकी क्या स्थिति थी आप देखे होंगे। हाँ हाँ। उस समय यह पूरी वन उपजा रहता था, नहीं इसमें सांप और बिच्छू का जो है घर बना था। घर बना था। आज देखिए कि यहाँ माननीय सांसद जी के द्वारा जो है मास्टर मास्क लाइट लगा है, हमारे सांसद जी के द्वारा यहाँ भवन का निर्माण हुआ है, यहाँ माननीय विधायक ने भी एक यहाँ भवन दिया है। नीचे भारत माता का जो फोटो लगा था वो टूटा हुआ था और उसके लिए बाज़ार के लोगों के साथ मैंने भी माननीय सांसद जी से कहा था कि भैया इसको जो है भारत माता की मातृ सारण प्रमंडल में एक ही मूर्ति महाराजगंज शहीद स्मारक में स्थापित है, इसलिए इस मूर्ति को जो है टूटी हुई मूर्ति को नहीं रखना चाहिए, तो उसकी मूर्ति का भी निर्माण हुआ। तो जैसे कि हमारे जो महाराजगंज के वर्तमान विधायक है बेशंकर दुबे जी, इनके ऊपर हमेशा से ये आरोप रहता है कि ये बाहरी हैं और ये हमारे विधानसभा में नहीं रहते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे आरोप आए हैं और लोगों का मानना है कि उनके बाहरी होने की वजह से महाराजगंज विकास से वंचित रह गया। इससे आप कितना सहमत है? मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बताऊं कि सिवान जिला में दिशा का गठन हुआ है और उस दिशा के अध्यक्ष जो है महाराजगंज के माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी है और माननीय विधायक जी दिशा के बैठक में कभी नहीं दिखते हैं। तो जो दिशा जैसे महत्वपूर्ण और गंभीर बैठकों में नहीं रहे तो वह विकास की समीक्षा क्या करेगा, अपनी विकास की बात को कैसे उठाएगा और महाराजगंज में विकास की चिंता कैसे करेगा। ये तो भाई बहुत हमने नहीं देखा है कि दिशा के बैठक में कभी जाए, जबकि हमारे विरोधी पार्टी के लोग भी दिशा के बैठक में आते हैं, चाहे वो अमरजीत कुशवाहा जी हों, चाहे वो सत्यदेव राम जी हों, उन लोगों को मैंने देखा है। चूँकि मुझे भी दिशा में, भले मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक संगठन के पदाधिकारी होने के नाते माननीय सांसद जी हम लोगों को भी बुलाते हैं और हम लोग वहाँ जाते हैं। तो अब महाराजगंज के माननीय सम्मानित विधायक, जिन्हें अगर हम कहें तो यह कई बार मंत्री भी बिहार सरकार में रहे, बिहार सरकार में अपने शासनकाल में रहे और कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज नेता रहे, वरिष्ठ नेता भी हैं, बहुत बड़ी नेता रहे, विधायक दल के नेता रहे और सीधे नेहरू परिवार और इंदिरा परिवार से इनका सीधे से सीधे संबंध रहा। लेकिन आज माननीय विधायक जी का क्या हो गया है, कई वायरल उनका वीडियो जब देखने को मिलता है और क्षेत्र की जनता जब उनसे कोई समस्या की मांग करती है तो आप लोग भी देखे हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनका भाषा क्या होता है। जैसे आपसे एक और चीज़ जानना था, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। जैसे आप लोग विपक्ष पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते हैं, अभी भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो आप जनता के सामने ये कहते हैं कि जो विपक्ष का जो पुराना राज था वो जंगल राज था, उस समय जो अपराध था चरम पे था, और आज के समय में विपक्ष ये सब जगह कहते फिर रहा है कि जो वर्तमान सरकार है जिसको जंगल राज कहती थी, आज खुद की सरकार अमंगल राज, इस सरकार में अपराध दोगुना है। बहुत आए दिन देखा जाए तो क्राइम कहीं ना कहीं लूटपाट, कहीं मर्डर, कहीं गोली चली, ये पर डे बढ़ते जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको मैं बताऊं 1990 में और 90 और 91 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव जी की यहाँ सरकार बिहार में बनी और वह जो है वह 1995 तक चली, एक बार के दशक में, तो बिहार की क्या स्थिति थी, जबकि उस समय झारखंड मेरे साथ था और झारखंड सबसे ज़्यादा संसाधन देने वाला वह क्षेत्र था, राज्य नहीं था, वो क्षेत्र था जो बिहार के लिए सबसे ज़्यादा संसाधन देता था। तो उस समय जब झारखंड कहता था कि नहीं झारखंड अलग किया जाए, तो लालू यादव जी कहते थे, उस समय मुख्यमंत्री रहते, कि झारखंड हमारे लाश पर बनेगा। जब वो उत्तर बिहार में आते थे और जब झारखंड के क्षेत्रों में वो जाते थे तो कहते थे कि झारखंड बंट के रहेगा। और उस समय झारखंड का विभाजन जो है वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ। उस समय भारत में 3 राज्यों का निर्माण एक साथ हुआ, उसमें बिहार और झारखंड एक दूसरे से अलग हुआ
और उस समय की विकास की आप तुलना करें और आज की विकास की तुलना करें तो उस समय बिहार को एक बीमारू राज्य का संज्ञा दिया गया था। आज बिहार को एक विकास का राज्य का संज्ञा दिया गया है। यही उनकी सरकार में और हमारी सरकार में अंतर है। जैसे अभी भी अगर देखा जाए तो बिहार राज्य से पलायन की स्थिति अभी भी पूर्व के जैसे ही, अभी भी पलायन रुका नहीं है। बेरोजगारी दर भी बिहार में अभी भी पहले के जैसे ही। इस पे आप क्या कहेंगे? कि बेरोजगारी कई कारणों से होती है। एक तो उसके सबसे बड़ा कारक होता है बेरोजगारी का जनसंख्या, जिस पर हम लगातार बिहार में कैसे हम लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार दें। आप देखे होंगे कि 50 लाख लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था जो है एनडीए की डबल इंजन सरकार ने किया है, जिसे बढ़ाकर आज 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोज़गार से जोड़ने का जो है उन्होंने विस्तार कर दिया कि अब 50 लाख नहीं, अब 1 करोड़ लोगों को बिहार में हम रोज़गार देंगे। और यह रोज़गार का सृजन जो है वह बहुत तरीक़ों से सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम एक बात ज़रूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में हमें पर्यटक स्थलों का विस्तार करके और हम इस बिहार को आर्थिक स्थिति से मजबूत कर सकते हैं। एक वो भी उद्योग जो है यहाँ पर अगर सरकार, चूँकि हम सरकार में हैं तो इसलिए हम सरकार के लोगों से, अपने दल के लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, उनके संज्ञान में भी मैं यह चीज़ देना चाहूँगा कि बिहार में पर्यटक स्थल जो है, पर्यटक क्षेत्र जो है उसका विस्तार हो तो आर्थिक स्थिति से बिहार मजबूत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम तमाम खबरों के बारे में चर्चा करेंगे और तमाम जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता है, सबको आपसे रूबरू कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।